यह कैसी शर्त है? मैं इसे हरगिज नहीं करूंगी, अंजलि ने चिढ़कर कहा। करना पड़ेगा वरना 5,000 दो। दोस्त के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो रात, वो कैफे और वो पागलपन की शर्त। जैसे ही शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून आर्यन मल्होत्रा कैफे में दाखिल हुआ तो अंजलि के कदम खुद ब खुद उठ गए। धड़कनें बेकाबू हुईं और अगले ही पल उसने अपने लाल होंठों को आर्यन के दिल की जगह पर उसके चौड़े सीने पर रख दिया। कुछ ही पलों का खेल था और वो अपना काम करके वहां से भाग गई। लेकिन लम्हे कभी कभी जिंदगी बदल देते हैं। और फिर ठीक 7 दिन के बाद उसकी आंख खुली तो वो आर्यन मल्होत्रा के बंगले के बेड पर थी, और वही शर्ट और वही होंठों के निशान और वही सामने खड़ा इंसान। यह वह लम्हा था जब अंजलि को एहसास हुआ कि यह एक टॉक्सिक मर्द है और उसे जुनून की हद तक मोहब्बत कर बैठा है। शहर के सबसे मशहूर कैफ़े लवर पॉइंट पर फिज़ा में काफ़ी खुशगवार और नौजवानों के हंसने की गूंज थी। अंजलि उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक कोने वाली टेबल पर बैठी थी। उनकी बातों का टॉपिक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से लेकर न्यू अपडेट फैशन ट्रेंड तक फैला हुआ था। अंजलि अपनी जानदार और चमकीली मुस्कान चेहरे पर सजाए हमेशा के साथ ग्रुप की जान बनी हुई थी। वो पल भर के लिए खामोश हुई जब उसकी दोस्त रिया ने चुटकी बजाते हुए एक नया टॉपिक छेड़ दिया। यार अंजलि, देख तो वो आर्यन मल्होत्रा शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। वो देख, बिल्कुल सामने वाली टेबल पर बैठा है। रिया ने शरारत भरी नज़रों से इशारा किया, जहां एक बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी वाला मर्द किसी बिजनेस मीटिंग में मग्न था। उसके आसपास एक ऐसा घेरा था जो उसे आम लोगों से अलग बना रहा था। अंजलि की दूसरी दोस्त नेहा ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, उसके बारे में मैंने सुना है। बहुत सारी कहानी मशहूर है उसके बारे में कि वह किसी आम इंसान से बात तक नहीं करता, हमेशा एक स्पेशल घेरे में रहता है। अंजलि ने आर्यन मल्होत्रा को बस एक नज़र देखा। वो वाकई स्पेशल था, उसके चेहरे से ही लग रहा था। चेहरे पर एक संजीदगी छाई हुई थी, आंखों में गहरा सुकून, कपड़े पहनने का अंदाज, बोलने का तरीका, हर चीज़ उसकी पर्सनालिटी की मुंह बोलती गवाह थी। उसके आसपास मौजूद लोग भी उसे फासला रखे हुए थे, मानो उसकी मौजूदगी किसी ताकत या जादू की तरह काम कर रही थी। तो क्या करूं? अंजलि ने लापरवाही से कहा, हालांकि उसके दिल में भी एक हल्की सी धक-धक शुरू हो चुकी थी। उसे मालूम था कि रिया और नेहा किसी न किसी गड़बड़ के बारे में प्लान कर रही हैं। रिया की आंखों में चैलेंज चमक रहा था। शर्त यह है कि तुम उसके पास जाओ और कुछ ऐसा करो जो उसे चौंका दे। कोई पागलपन, कोई ऐसी हरकत जो कभी वह सोच भी ना सके। अंजलि के माथे पर बल पड़ गए। क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, उसने गुस्से से कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी डर की लहर भी थी। वह भला यह काम क्यों करना पड़ेगा? वरना पूरे 5,000 रुपये इधर दो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी वही शरारत चमक रही थी। 5,000 रुपये अंजलि के लिए एक बड़ी रकम थी। वह तो एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती थी, और इस रकम को यूं ही हारना उसे गवारा नहीं था। इससे भी बढ़कर वो अपने दोस्तों के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी, खास तौर पर जब बात चैलेंज की हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद, जो कि उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, उसने हार मान ली। ठीक है, मगर याद रखना, यह सरासर पागलपन है, और अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होगी। उसने गहरा सांस लिया। दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थीं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसके कदम अब धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर उठने लगे थे। कैफे का शोर धीरे धीरे मध्यम होता चला गया। उसे सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल सीने से निकलने को बेताब था। आर्यन किसी जरूरी फोन कॉल पर था। उसकी आवाज धीमी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त काफी सीरियस था, और वह किसी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉल पर था। अंजलि उसके बिल्कुल करीब पहुंची। उसकी नज़र सीधे आर्यन के दिल की जगह पर जाकर अटक गई थी। उसने सफ़ेद बेदाग शर्ट पहन रखी थी, नीला कोट उसने कुर्सी की बैक पर लटकाया हुआ था। एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे थे। वह शर्मिंदगी और डर के मिले जुले एहसास से घिर गई। पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो चुका था। उसका जी चाहा भाड़ में गई। ऐसी बेवकूफ़ी भरी शर्त मुझे नहीं करनी।
उसका मन हुआ अभी दोस्तों के पास जाकर कह दे कि वह यह शर्त नहीं करेगी, लेकिन फिर से वह हारना नहीं चाहती थी। ऊपर से 5,000 शर्त की पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। 5,000 अंजलि, पूरे 5,000। तुम शर्त के लिए मना भी कर दो तो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्ती का लिहाज करते हुए तुम्हारी शर्त के 5,000 तुमसे नहीं मिलेंगी। लेकिन सोचो, अगर तुम शर्त जीत गई तो 5,000 तुम्हें मिलेंगे और 5,000 से तुम एक बहुत बड़ा काम निपटा सकती हो। उसे 5,000 रुपये हर हाल में जीतने थे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक पल के लिए भी सोचे बगैर उसने अपने लाल होंठों को आर्यन की कीमती शर्ट के दिल की जगह पर रख दिया। यह सिर्फ एक पल का खेल था, एक बिजली का झटका जैसे दोनों को लगा। आर्यन की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कॉल एकदम से काट दिया और नज़र उठाकर अंजलि को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंजलि ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक उत्सुकता, हैरत और एक गहरी कशिश का मिला-जुला एहसास था। वो पल भर के लिए वहां ठहरी, आर्यन की आंखों में उभरते हुए सवाल को महसूस किया और फिर जैसे ही होश आया वो वहां से भाग गई। कैफे से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिली हो। उसकी दोनों दोस्त हंसते हुए उसके पीछे भागी थीं। अंजलि यार, तुमने तो कर दिखाया, तुम तो जीत गई, रिया ने खुशी से चिढ़ाकर कहा। अंजलि का दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी जीत का एहसास तो था, मगर इसके साथ ही एक अजीब सा डर भी शामिल था। उसने मुड़कर कैफे की तरफ देखा, जहां आर्यन अब एकदम पत्थर बना कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें अब भी अंजलि के जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थीं। चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। अंजलि को लगा उसने कोई बड़ी गलती कर दी है, कोई ऐसी गलती जिसके नतीजे अभी उसे मालूम नहीं थे। यह सिर्फ एक पागलपन की शर्त थी, मगर उसे क्या खबर थी कि यह वह पल थे जो कभी-कभी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। आर्यन के दिमाग में वह चेहरा, वो लाल होंठों का निशान और वो कुछ जादू भरे पल बड़ी गहराई से अपने दिल पर छाप छोड़ चुके थे। वो नहीं जानता था यह लड़की कौन है, मगर वह यह भी जानता था कि वह उसे ढूंढ निकालेगा, और चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उसकी जिंदगी का सुकून एक पल में उस लड़की के होंठों के स्पर्श से बिखर चुका था। कैफे से भागने के बाद अंजलि ने अपने दोस्तों के साथ उस वाक्य को हंसी मजाक में उड़ा दिया था। यह उसके लिए सिर्फ एक लम्हे का जोश था, एक ऐसी हरकत जिसे वह कल तक पूरी तरह भुला चुकी थी। उसके रोजमर्रा के रूटीन जारी रहे। वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में पूरी तरह मग्न हो चुकी थी, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारती और अपने फ्यूचर के ख्वाब सजाती। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी छोटी सी हरकत ने शहर के सबसे ताकतवर इंसान के दिमाग में एक तूफान मचा दिया है। आर्यन के लिए अंजलि सिर्फ एक पल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनमेट निशान थी जो उसके दिमाग में गहराई से उतर चुका था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज पर पूरी तरह कंट्रोल रखना सीखा था, और फिर अंजलि का यूं अचानक आना और फिर यूं गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त के बाहर था। यह उसकी अना को ठेस पहुंचाने के साथ साथ उसके अंदर की उसकी उत्सुकता को भी इंतहा पर ले जा चुका था। आखिर वह लड़की कौन थी? उसके इतने करीब आने का, फिर उसे किस करने का क्या मतलब था? आर्यन ने फोन उठाकर अपने सिक्योरिटी हेड मिस्टर शर्मा को बुलाया। मिस्टर शर्मा आर्यन के मन की बात को बिना कहे समझ जाया करते थे। कैफे की तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी के अभी चाहिए मुझे, और उस लड़की की जितनी भी मुमकिन डिटेल्स हो सके मुझे आज रात तक चाहिए। आर्यन की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी जो मिस्टर शर्मा ने कम ही सुनी थी। आर्यन ने किसी भी डिटेल को छोड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने अपने ऊंचे रसूख का इस्तेमाल किया जो शहर में बेमिसाल थे। उसके लिए अंजलि को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून था, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। चंद घंटों में ही अंजलि की सारी डिटेल्स, उसकी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड, घर का पता, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की जानकारी तक सब उसके सामने मौजूद थी। आर्यन की आंखों में एक नई तरह का जुनून उभर आया। अब वो अंजलि को हासिल करना चाहता था। यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी जज्बाती प्यास भी बन चुकी थी। उसने उसके चेहरे को कई बार फुटेज में देखा था, उसके होंठों के निशान को अपनी शर्ट पर छूकर महसूस किया, और उसका इरादा और भी मजबूत होता चला गया।
अगले कुछ दिन अंजलि के लिए बिल्कुल रूटीन के मुताबिक रहे। वो यूनिवर्सिटी जाती, दोस्तों के साथ हंसती बोलती और घर आकर आराम करती। उसे एहसास नहीं था कि एक अनजान साया उसका पीछा कर रहा है। एक काली चमकती हुई गाड़ी अक्सर उसके पीछे दिखाई देती, जो पल भर के लिए नजर आती और फिर जल्दी ही गायब हो जाती। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, या शायद वो इतनी थकी हुई है कि उसे हर काली गाड़ी अपना पीछा करती हुई नजर आती है। लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं, वो गाड़ी तो आर्यन मल्होत्रा की थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और आर्यन मल्होत्रा का भला क्या संबंध हो सकता है। वो इतना बड़ा आदमी और वह एक आम सी लड़की। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी और सुनसान सड़क पर थी, वही काली गाड़ी एक बार फिर उसके पीछे आती दिखाई दी। इस बार वह बहुत करीब थी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कदमों की रफ्तार और बढ़ा दी, मगर गाड़ी ने भी अपनी रफ्तार बनाए रखी। अंजलि ने घबरा कर आसपास देखा। उस गाड़ी के अलावा और अंजलि के अलावा वहां कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आ रहा था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। अचानक गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। अंजलि ने घबराकर देखा और उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। अगले ही पल गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आर्यन मल्होत्रा गाड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसने कैफे में देखी थी, मगर इस बार उसमें गुस्सा और एक अजीब सा जुनून भी शामिल था। अंजलि का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया था। उसने देखा कि आर्यन ने इस वक्त भी वही शर्ट पहन रखी थी जो उसने उस दिन कैफे में पहनी हुई थी। दिल की जगह पर अंजलि के होंठों का हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। ये देखकर अंजलि को बेहद शर्मिंदगी और साथ ही साथ डर महसूस हुआ। वो धीमे कदमों से अंजलि की तरफ बढ़ रहा था। उसकी पर्सनालिटी इतनी असरदार थी, उसका अंदाज इतना रोबदार था कि अंजलि डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे और जबान सूख चुकी थी। आर्यन ने उसके करीब आकर उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखें अंजलि की आंखों में गहराई से डूब गईं और अंजलि को ऐसा लगा जैसे वो उसकी आत्मा तक में झांक रहा हो। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ उन दोनों के सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक ऐसा ठंडापन था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आर्यन ने अपने खास रोबदार अंदाज में मगर ठहरे हुए शब्दों में कहा, तुम मेरे होश चुराकर यूं जा नहीं सकती। इस एक वाक्य ने अंजलि के होश उड़ा दिए। इसका मतलब था कि आर्यन उसे ढूंढकर उसके पीछे आया था। उसके दिल में एक ही वक्त में डर, हैरत और कुछ समझ न आने वाले एहसास छा गए। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ दुनिया गोल गोल घूमने लगी हो। वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। आर्यन के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वह अपने शिकार को अपनी पकड़ में ले चुका हो। अंजलि को मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जुनूनी चैप्टर शुरू होने वाला था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी आज़ादी का आखिरी दिन हो सकता है। अंजलि की आंख खुली तो वह किसी नामालूम सी जगह पर एक अजनबी कमरे में थी। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। आखिरी बात जो उसे याद आई वो सुनसान सड़क पर आर्यन मल्होत्रा के साथ अकेली खड़ी थी, और फिर उसकी सख्त मजबूत पकड़ और एक तेज झटका। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के सामने धुंधला होता चला गया था। उसे याद नहीं था कि वह कब बेहोश हुई, यहाँ कैसे लाई गई, उसके साथ क्या हुआ। वो कमरा काफी खूबसूरत था। हर तरफ कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, दीवारों पर महंगे आर्ट पीस सजे हुए थे। हवा में किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। सूरज की हल्की सी किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, जो कमरे की शानो शौकत को और भी बढ़ा रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सर चकरा गया, और जैसे ही उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आज भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस दिन कैफे में और फिर उस सुनसान सड़क पर भी पहने हुए थे। और फिर उसकी नज़र बिस्तर के साथ रखी हुई एक शर्ट पर पड़ी। ये वही शर्ट थी जो आर्यन ने उस दिन कैफे में पहनी थी और बाद में सुनसान सड़क पर भी पहनी हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके दिल की जगह पर अंजलि के होठों का वो गुलाबी निशान अभी भी मौजूद था। ये देखकर उसे एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। इसका मतलब था वो कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि यह खौफनाक हकीकत थी। वो आर्यन के कब्जे में थी।
अंजलि का सारा जिस्म गुस्से और डर से बुरी तरह कांपने लगा था। अभी वह अपने ख्यालों में डूबी थी कि दरवाज़ा खुला और आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैली थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी चमक रही थी। जुनून और एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज्यादा रौबदार लग रही थी। अंजलि ने उसे देखकर गुस्से से मुंह फेर लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। यह सब क्या है? मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मुझे अगवा किया है? उसने कांपती आवाज में पूछा, जिसकी टोन में डर और गुस्से का मिला-जुला असर था। आर्यन ने एक पल के लिए अंजलि को देखा। उसकी नज़र अंजलि के चेहरे पर जैसे जम सी गई, जैसे वह उसमें कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। तुम वहां से आई हो जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और अब तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। उसने शब्दों को अजीब तरीके से घुमाते हुए जवाब दिया। उसके अंदाज में बेहद सुकून था, जैसे वह कोई आम सी बात कर रहा हो। अंजलि को लगा जैसे वो कोई दीवाना है। वो बिस्तर से नीचे उतरी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म काबू में नहीं था। मुझे यहां से जाने दो। तुम मुझे यूं कैद करके नहीं रख सकते। ये गलत है, गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। आर्यन ने आराम से अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह कैद नहीं है अंजलि, यह तुम्हारा नया घर है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से रहोगी, चाहे तुम्हें इसका एहसास बाद में हो। उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि अंजलि की रीढ़ की हड्डी में एकदम से सनसनी सी दौड़ गई थी। वह एकदम कमरे की दीवार से जा लगी। उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम पागल हो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अंजलि ने बेबसी से चीख कर कहा। आर्यन ने कदम और आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर एक गहरी खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई, जो अंजलि को और भी ज्यादा डरा रही थी। पुलिस? तुम पुलिस को बुलाओगी अंजलि? तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। इस घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि बाहर की दुनिया को अंदर की कोई खबर नहीं होती। और जहां तक तुम्हारे जाने का सवाल है, तुम अब मेरी जिंदगी से ऐसे नहीं निकल सकती। मैंने तुम्हें ढूंढा है और अब तुम मेरी हो। उसके शब्दों में ऐसा हक था कि अंजलि बेसुध हो गई। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने एक पल में ही उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम कहीं नहीं जा रही और यही तुम्हारी किस्मत है, उसने दोबारा कहा। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा तेज जुनून की लहरें दिखाई दे रही थीं। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह कामयाब ना हो सकी। उसी पल उसे एहसास हुआ वो वाकई उसकी कैद में आ चुकी है। एक ऐसे इंसान की कैद में जिसकी आंखों में जुनून की आग भड़क रही थी और जिससे निकलना नामुमकिन था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यह टॉक्सिक मर्द है और मैं इसके जुनून की कैद में आ चुकी हूं, और बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उस समय का सूरज उसके लिए किसी नई जिंदगी का नहीं, बल्कि एक नए और खौफनाक चैप्टर का आगाज लेकर आया था। उसने अपने अंदर वो डर महसूस किया जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था। वो एक पिंजरे में कैद हो चुकी थी बुरी तरह से, और आर्यन मल्होत्रा के आलीशान बंगले में उसकी कैद का अब बाकायदा आगाज हो चुका था। ये कोई आम कैद नहीं थी, बल्कि यह एक सोने का पिंजरा था, जहां हर तरह के ऐशो आराम मौजूद थे, मगर सबसे कीमती चीज़ आज़ादी इन सब पर भारी थी। इस कमरे के लिए कमरा किसी शाही अंदाज से कम नहीं था। कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे और एक खूबसूरत बालकनी जो हरे भरे लॉन की तरफ खुलती थी। मगर बालकनी की खिड़कियों पर मजबूत सलाखें लगी हुई थीं और दरवाजे के बाहर हर वक्त 2 वर्दी पहने गार्ड मौजूद रहते, जिनकी आंखों में एक अजीब सी लाली छाई रहती। अंजलि ने कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, चीख चीख कर मदद मांगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आवाज़ कमरे की मजबूत दीवारों से टकराकर वापस लौट आती और बाहर मौजूद गार्ड्स पर इस बात का कोई असर नहीं होता। शायद उन्हें ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, मगर सलाखें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें हिलाना भी मुमकिन नहीं था। उसे हर तरह से कैद का एहसास हो रहा था। आर्यन का व्यवहार बदलते हुए मौसम जैसा था।
कभी बेहद मेहरबान और कभी नरम अंदाज में पेश आता। उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर लेकर आता, उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता और खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। इन नरम पलों में अंजलि को एक पल के लिए ऐसी उम्मीद लगती कि शायद यह इंसान इतना बुरा नहीं है, शायद वह उसे जाने देगा, मगर अगले ही पल उसके रवैये में खौफनाक जहर उतर जाता। वो साफ शब्दों में याद दिलाता कि वह उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकती। अब यही उसकी जिंदगी का असल सच है। उसकी आंखों में वही जुनूनी चमक दोबारा उभरती जो अंजलि को अंदर तक डरा देती और साफ कर देती कि यह कोई मेहरबान इंसान नहीं, बल्कि एक जुनूनी पागल कैदी सा इंसान है। कई दिन इसी तरह गुजर गए। अंजलि ने खामोश रहने की कोशिश की, यहाँ तक कि खाना पीना सब छोड़ दिया, मगर आर्यन ने उसे जबरदस्ती खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। उसका ख्याल रखा, जिससे अंजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा यह इंसान पूरी तरह उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। अंजलि की कोशिशें नाकाम रहतीं। उसे एहसास होने लगा कि वह अब उसकी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती। उसे यह बात समझ आ चुकी थी कि आर्यन मल्होत्रा एक ऐसा सख्त कैद का घेरा बना चुका है जो उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगा। उसके लिए हर दरवाजे पर ताले थे, हर खिड़की पर पहरे। उसे यह समझ आ चुका था कि यह एक ऐसे इंसान की कैद है जिसे हर चीज़ पर अपनी पकड़ बना रखी है। एक शाम आर्यन उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में शायद कोई एक पुरानी सी किताब थी। वो अंजलि के करीब आया और खामोशी से उसके सामने सोफे पर बैठ गया। अंजलि ने गुस्से से मुंह फेर लिया। वो उसे देखना भी गवारा नहीं करती थी। आर्यन ने उसे एक पल के लिए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने गहरा सांस लिया और किताब को अपनी गोद में रख लिया। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? उसने अचानक धीमी आवाज में पूछा। अंजलि चौंकी और उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो। मुझे जबरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। तुम्हें जरा भी एहसास है, एक लड़की अगर एक रात भी घर से बाहर रहे तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है, और तुम तो मुझे इतने दिनों से अपनी कैद में रखे हुए हो। सोचो, क्या इज्जत रह गई है मेरी समाज में? समझ में नहीं आता कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। मेरे सपने, मेरी इज्जत, सब कुछ तुमने तबाह बर्बाद कर दिया। अंजलि की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू फिसलकर उसके गालों पर बहने लगे, जिन्हें उसने अपनी हथेली से बेदर्दी से साफ कर दिया। तुम आखिर हो कौन? तुम क्यों किसी को ऐसे कैद में रखते हो? उसने नफरत और गुस्से से कहा। आर्यन के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे नफरत मत करो अंजलि, मैं तो तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूं। तुमने मुझे वह सुकून दिया है जो मेरे अंदर कभी भी नहीं था। जब उस दिन तुम कैफे में मेरे पास आई थी, मुझे लगा जैसे मुझे कोई बहुत कीमती तोहफा मिल गया हो, जो स्वयं भगवान जी ने मेरे लिए भेजा हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अंजलि, डर लगता है। अगर कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला रह गया तो तुम चली जाओगी और मेरी जिंदगी फिर से सुनी हो जाएगी। इसीलिए मैं हर खिड़की और हर दरवाजे पर ताला रखता हूँ। तुम्हें देखे बिना नींद नहीं आती। एक नज़र देख लेता हूँ तो दिल में करार आ जाता है और एक सुकून भरी मीठी नींद आती है। मैं सिर्फ इतना पाने की आस रखता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैं तुम्हारे वजूद का प्यासा नहीं हूँ। अंजलि, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें देखकर सुकून से काट सकता हूँ। उसकी आवाज़ में एक ऐसी शिद्दत थी जो अंजलि के दिल को छू गई। यह शब्द आर्यन के टॉक्सिक व्यवहार के पीछे छिपे गहरे जुनून और मोहब्बत की प्यास का इजहार कर रहे थे। अंजलि एक पल के लिए खामोश हो गई, उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि आर्यन का यह जुनून सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शायद किसी गहरे खालीपन मोहब्बत की प्यास का नतीजा था। यह उसकी कैद का एक नया पहलू था, जो उसे डर के साथ साथ कुछ हद तक उलझन में भी डाल चुका था। वो कैद में तो थी, लेकिन यह कैद उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी, कोई दर्द नहीं देती थी। लेकिन उसने अपना चेहरा आर्यन की तरफ से गुस्से से मोड़ लिया और आर्यन ने उसकी इस बेरुखी को दिल से महसूस किया। उसने हाथ बढ़ाकर अंजलि को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। खुले हाथ की मुट्ठी बनाते हुए उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और एक गहरा सांस लेकर वह कमरे से बाहर चला गया। अंजलि को आर्यन मल्होत्रा के साथ रहते काफी दिन बीत चुके थे। इस बड़े से बंगले में उसे हर बात की इजाजत मिल चुकी थी।
अब उसके कमरे के बाहर गार्ड भी खड़े नहीं होते थे। वह आज़ादी से पूरे बंगले में घूम फिर सकती थी, जैसे चाहे जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती थी। हैरत की बात यह थी, उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं थी। बस अंजलि को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। न वह उस बंगले से बाहर निकलने देता, न ही उसे घर में मौजूद मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन इस्तेमाल करने देता। उसे रोज़ अपने घर वालों की याद आती थी और इस याद में वह शिद्दत से तड़प रही थी। पूरा 2 महीना हो गया था उसे अपने घर से गायब हुए। इस 2 महीने में उसके घर वालों की क्या हालत हुई होगी? ज़रूर उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई होंगी। उसके माँ बाप नहीं थे, वह भाइयों के साथ रहती थी। भाभियां तो किसी काम की नहीं थी। पहले ही जिंदगी उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। वह दोस्तों में और यूनिवर्सिटी जाकर जो थोड़ा बहुत वक्त था अच्छा गुजार लेती थी। इसके अलावा तो जिंदगी बड़ी मुश्किल थी उसके लिए। न जाने उसकी भाभियों ने उसके भाइयों के सामने क्या कुछ कहा होगा। वो इसी सोचों में घुल रही थी। शाम धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अंधेरे हर तरफ उमड़ रहे थे। वो बाहर लॉन में बैठी थी। जब आर्यन की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी, अंजलि का ध्यान उसकी गाड़ी की तरफ गया। उसे देखा तो वह जल्दी से भागकर उसकी तरफ आई थी, जो अभी अभी गाड़ी से बाहर निकला था। अंजलि को अपने करीब आता देख वो चौकन्ना हुआ। उसके पास आया। क्या हुआ तुम? ठीक तो हो? उसके सवाल पर अंजलि तेजी से बोली, मुझे अपने घर जाना है। मैं यहां अब और नहीं रुक सकती। आर्यन की वह एक पल के लिए सुकड़ गई। फिर उसने नरमी से कहा, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तुम यह वक्त मेरे साथ गुजारो, मेरी मोहब्बत को महसूस करो। यार कितना चाहता हूं तुम्हें, और तुम अभी तक मेरे दिल की मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। उसकी बात पर अंजलि जोर से चिल्लाई, आप क्या चाहते हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप प्लीज मुझे यहां से जाने दें, वरना मैं एक दिन यहां से खुद ही भाग जाऊंगी। आर्यन ने गर्दन को एक तरफ झुकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरे बंगले से कदम भी बाहर निकाल सको। ये बात अंजलि अच्छे से जानती थी। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। वह जानती थी कि जिद और गुस्से से वह इस आदमी को मना नहीं सकती। शायद नरमी से मान जाए, शायद उसके आंसुओं से पिघल जाए। यह सोचकर ही उसने गिड़गिड़ाकर आर्यन को राजी करने की कोशिश की। समझने की कोशिश करें, मैं इतने दिनों से घर से गायब हूँ। मेरे घर वाले मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, प्लीज़ मुझ पर दया करें। उसकी बात के जवाब में आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं को साफ कर दिया और बोला, तुम मुझ पर दया क्यों नहीं कर लेती? मुझसे मोहब्बत कर लो। कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से सिर्फ अपने घर जाओगी, और वो भी मेरे साथ। उसके बाद तो मेरे साथ। उसके बाद तुम फौरन मेरे साथ वापस आ जाओगी। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। जिंदगी आसान हो जाएगी। जब चाहे अपने घर वालों से मिल सकती हो। बताओ, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा। उसकी बात और उसकी शर्त सुनकर अंजलि की रूह कांप गई। यही तो वह नहीं चाहती थी। अगर वह आर्यन मल्होत्रा के साथ अपने घर गई तो उसके भाई उसकी गर्दन काट देंगे। अंजलि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आर्यन मल्होत्रा ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। देखो, इस बात पर बहस मत करो। मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। तुम समझ नहीं सकती कि मैं किस हालत में हूं। तुम मेरी मोहब्बत को महसूस क्यों नहीं कर लेती? मैं दिन रात तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूं। मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता चुका हूं कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं। तुम फिर भी मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं देती? मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हें खो दूंगा। आर्यन के शब्दों में अजीब सी बेबसी और बेचैनी थी। अंजलि चंद पल खामोश रही। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो सोच रही थी अब आर्यन को क्या कहे, और फिर वह खामोश वहां खड़ी रही। आर्यन भी काफी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। रात के वक्त खाने की मेज पर जब आर्यन पहुंचा तो अंजलि वहां मौजूद नहीं थी। उसने नौकरानी को देखा तो वह बोली कि वह खाना नहीं खा रही, कह रही है कि उन्हें भूख नहीं है। नौकरानी की बात पर आर्यन ने गहरा सांस लिया। फिर वह कुर्सी को पीछे धकेलकर खड़ा हुआ और अंजलि के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे खोलकर आर्यन अंदर दाखिल हुआ तो अंजलि बेड पर घुटनों के आसपास अपने बाजू लपेटकर बैठी थी और चेहरा छुपाए हुए थी।
उसने उसे अफसोस से देखा। वो इस लड़की को किस तरह समझाए कि इस लड़की के पहले स्पर्श ने, उसकी मौजूदगी के एहसास ने ही आर्यन पर क्या असर किया है। वो कुछ पल खामोशी से खड़ा अंजलि को देखता रहा। फिर वो आगे आया। अंजलि के कदमों के करीब बैठकर उसने हाथ आगे बढ़ाया और अंजलि के पैरों पर अपना भारी हाथ रख दिया। अंजलि को जैसे करंट लगा। उसने चेहरा ऊपर किया और खुद को और भी समेट लिया। आर्यन उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो सामने दीवार पर लगी घड़ी की ओर निगाहें जमाए बैठा था। फिर उसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मैं बहुत छोटा था जब मेरे मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं उस वक्त इस पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। तुम्हें पता है, मैं उस वक्त सिर्फ 14 साल का था और इतने बड़े घर में अकेला रहता था। मेरे पापा के कुछ खास नौकर थे जिन्होंने मेरी देखभाल की। वे बहुत वफादार थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मेरे अंदर और ज़्यादा ध्यान पाने की शिद्दत बढ़ती चली गई। मैं चाहता था लोग मुझे ध्यान से देखें, और लोग देखते भी थे। लेकिन उनकी नज़रों में एक मतलब छिपा होता था। मुझे आज तक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया हो। अंजलि, तुम वो पहली इंसान हो जिसकी मौजूदगी में मुझे सुकून आता है। जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, मैं तुम्हारा एक ही नज़र में दीवाना हो गया था। तुमने उस वक्त मेरे करीब आकर मेरे दिल की धड़कनों को अपने होंठों से छुआ था, बल्कि अपने नाम की मोहर भी मेरे दिल पर लगा दी थी। तुम्हारी वो मासूम सी शरारत मेरी जिंदगी का एक कीमती खजाना बन गई। मैं तुम्हें हर सूरत में पाना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल से यह डर नहीं जाता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उसने हाथ बढ़ाकर अंजलि के बाजू को अपने हाथ में लिया और उसे खुद के करीब करते हुए उसके बालों को समेटकर उसे नरमी से अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, जैसे वह सचमुच अंजलि के दूर जाने से डरा हुआ हो। पहली बार था जब अंजलि ने उसकी संगत को इतने करीब से महसूस किया था। अंजलि का सांस उसके सीने में अटक गया था। उसकी नाक से आर्यन मल्होत्रा की मर्दाना खुशबू उसके पूरे वजूद में फैल रही थी। दिमाग पर जैसे धुआं सवार हो गया था और कानों में आर्यन की आवाज़ गूंज रही थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अंजलि, तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। और अंजलि, जो उससे दूर जाना चाहती थी, खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। चुपचाप आंखें बंद किए उसके चौड़े सीने से लगी रही। चलो खाना खा लो। तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, उसने अंजलि को खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा। अंजलि कहना चाहती थी, तुम्हारे खाने या ना खाने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कह ना सकी और चुपचाप उसके साथ उठकर नीचे खाने की टेबल तक चली आई। उस रात के बाद आर्यन मल्होत्रा अंजलि के लिए और भी नरम हो गया था। बस वह अभी उसे बाहर की दुनिया में जाने नहीं देता था। उसका डर अब भी बना हुआ था। अंजलि चुपचाप रहती थी। आर्यन उसकी खामोशी को देखता तो उसके अंदर ही अंदर दिल में एक टीस उठती थी। वह जानता था कि अंजलि इस कैद में रहकर नाखुश है, और इसीलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वो अंजलि को अपनी मौजूदगी में बाहर ले जाएगा। और जब यह बात अंजलि को पता चली तो उसे जैसे यकीन नहीं आया। उसने आर्यन को बेयकीनी से देखा। आर्यन उसकी आंखों में इतनी हैरत देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। खूबसूरत चेहरे वाला यह मर्द मुस्कुराते हुए और भी दिलकश लगता था। मैं सच कह रहा हूँ, आज हम शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ खुश रहो और मेरे हक में जल्द से जल्द फैसला करो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। फिर हम दोनों शादी करेंगे और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अंजलि, उसने हाथ बढ़ाकर अंजलि के गाल को छूना चाहा, लेकिन अंजलि पीछे हट गई। उस रात उसके सीने से लगने के बाद जब अंजलि को होश आया, वो काफ़ी देर तक खुद को डांटती रही कि उसे यूं एक गैर मर्द के सीने से नहीं लगना चाहिए था। आखिर उसकी पर्सनालिटी के जादू में वह कैसे बंध गई थी कि उसके सीने से न जाने कितनी देर तक लगी बैठी रही। इसी वजह से अब उसने आर्यन से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। आर्यन की मौजूदगी और उसका असर अंजलि के वजूद पर गहराई से उतरने लगा था, और यह अंजलि बिल्कुल नहीं चाहती थी।
वो एक ऐसे आदमी से मोहब्बत कैसे कर सकती थी जो एक पत्थर दिल जालिम बादशाह की तरह उसे अपनी कैद में रखता था और ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत थोपने की कोशिश भी करता था। वो उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकती थी और इसी वजह से आर्यन से कतराती रहती थी। आर्यन का हाथ जो अंजलि का गाल छूने के लिए उठा था, हवा में ही ठहर गया। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर उसकी दूसरी नज़र अंजलि पर पड़ी थी। तो अंजलि ने निगाहें झुका लीं। एक जबरदस्ती सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाते हुए वह अंजलि से दूर हो गया। तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में बाहर चलेंगे। यह कहने के बाद वह अंजलि के कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि बाहर जाने के नाम से ही बहुत खुश हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था। वह बिना तैयार हुए ही आर्यन के साथ बाहर चली जाए। कितने दिनों के बाद वह बाहर की दुनिया को देख पाएगी, आज़ादी से सांस ले पाएगी। वह जल्दी जल्दी तैयार हुई। आर्यन पोर्च में उसका इंतजार कर रहा था। जब अंजलि तैयार होकर आई तो आर्यन उसे मदहोशी से देखता रह गया। वो हल्के पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। काले लंबे घने बाल खुले हुए थे जो कमर पर लहरा रहे थे। आमतौर पर वह बालों को क्लचर में बांध कर रखती थी, लेकिन आज खुले बाल और हल्का सा मेकअप, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल की मोटी रेखा, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। पहली बार अंजलि ने इस तरह सजकर उसके सामने कदम रखा था, वरना इससे पहले वो कई कई दिन तक बिना चेहरा धोए उलझे बालों और सिलवटों वाले कपड़ों में पूरे घर में घूमती रहती थी। हालांकि उस रूप में भी आर्यन को वो अच्छी लगती थी, लेकिन आज वो तैयार होकर उसके दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अंजलि के लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे लेकर बंगले से निकल गया। वो उसे लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में आया था। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। रोशनी के कुमकुमों में जगमग करता हुआ मानो तारों की महफिल सजी हो। जिस एरिया में आर्यन और अंजलि बैठे थे, वहां वेटर के अलावा कोई नहीं था। अंजलि ने हैरानी से चारों तरफ देखा तो आर्यन उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला, मैं नहीं चाहता था कि आज हमारे बीच कोई तीसरा इंसान मौजूद हो, इसीलिए मैंने यह पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए बुक करवा लिया। अब तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर अंजलि की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई और पलकें भारी होकर झुक गईं। आर्यन दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसे मेज तक ले आया, जिस पर फूल बिखरे हुए थे और मोमबत्तियां जल रही थीं। जादुई और खामोशी माहौल में हर तरफ एक नरम रोशनी फैली थी। आर्यन खाना ऑर्डर कर चुका था। खाना आया तो अंजलि चुपचाप खाना खाती रही। खाना खत्म होते ही आर्यन ने अपने कोट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली थी। वो डिबिया खोलते हुए उसने अंजलि का हाथ थामा और उसके दिल की ओर जाती उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहना दी। अंजलि ने चौंक कर पहले आर्यन को देखा, फिर अपने हाथ में चमकती उस अंगूठी को। मुझसे शादी करोगी अंजलि? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसका वही पुराना सवाल हवा में तैर गया। अंजलि के होंठ खुलकर फिर से बंद हो गए, पर शब्द नहीं निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दें। उसकी खामोशी ने आर्यन के चेहरे पर एक बेबसी भरी मुस्कान भर दी। उसने कुछ और नहीं कहा और पूरे डिनर के दौरान एकदम चुप रहा। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों मॉल पहुंचे। अंजलि ने कई ड्रेस खरीदी, जिनमें से ज्यादातर आर्यन ने खुद पसंद की थी। जब वो ड्रेस बदलने के लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी तो वहीं खड़ी एक हेल्पर अचानक उससे टकरा गई। अंजलि चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन हेल्पर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसके हाथ में अचानक एक मुड़ी टुड़ी पर्ची आ गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कपकपाते हाथों से पर्ची खोली। अंजलि, मैं विक्रम हूँ। अंजलि की सांसें थम सी गई। विक्रम, वहीं पापा के दोस्त का बेटा। बचपन से दोनों फैमिलियां एक दूसरे को जानती थीं। विक्रम ने कभी अंजलि के लिए रिश्ता भी भेजा था और उसके भाई भी इस रिश्ते से राजी थे, लेकिन उस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले ही अंजलि आर्यन के कब्जे में आ गई थी। विक्रम अब शहर का नामी वकील था। उसे अंजलि की गुमशुदगी का पता था और वह चुपचाप उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसके दोस्तों ने होटल में हुए हादसे के बारे में विक्रम को बता दिया था और तभी वह समझ गया था कि अंजलि आर्यन की गिरफ्त में है। अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसने इस बात की पुष्टि भी कर ली थी। आज उसे खबर मिली थी कि आर्यन अंजलि को लेकर बाहर आने वाला है और वह पूरी तैयारी के साथ मॉल में मौजूद था।
पर्ची में लिखा था किसी तरह आर्यन को गुमराह करके मॉल से थोड़ी दूर बने कैफे हॉट में पहुंच जाऊं। आगे मैं संभाल लूंगा। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम एक बार मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आर्यन से दूर ले जाऊंगा। अंजलि, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं तो अपनी माँ को तुम्हारे भाइयों के पास मंगनी की तारीख तय करने भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुम गायब हो गई। लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, तुम्हारा नाम बदनाम किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। हर दिन हर रात मैंने तुम्हें याद किया। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हें इज्जत और सम्मान दिलवाऊंगा। कोई उंगली, कोई नज़र तुम्हारे अतीत की तरफ नहीं उठेगी। मैं तुम्हें जिस हाल में मिलोगी उसी हाल में अपना लूंगा। पर्ची पढ़कर अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पता नहीं था कि विक्रम उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है। उसके लिए यह एक उम्मीद की किरण थी, एक सहारा जो अब तक उसे नामुमकिन लगता था। यह उसके पास शायद पहला और आखिरी मौका था आर्यन की कैद से बाहर निकलने का। वो कुछ पल तक खड़ी वहीं सोचती रही, फिर उसने फैसला कर लिया। उसी समय आर्यन काउंटर पर बिल चुका रहा था। अंजलि धीरे धीरे पीछे हटी। उसके पीछे सावधान नजर डालते हुए आर्यन किसी लड़के से बातचीत में इतना बिजी था कि उसने गौर ही नहीं किया कि अंजलि वहां से दूर जा रही है। मौका हाथ से निकलने देने का सवाल ही नहीं था। अंजलि ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। सड़क सुनसान थी। वह तेजी से चल रही थी, नहीं चल नहीं रही थी, बल्कि भाग रही थी। उसे लग रहा था वह आर्यन की पकड़ से मीलों आगे निकल आई है। जब तक आर्यन ने उसे ढूंढना शुरू किया होगा वह बहुत दूर हो चुकी होगी, लेकिन वह गलत साबित हुई थी। अभी वह दूसरी सड़क पर ही मुड़ी थी कि बिल्कुल पत्थर बनकर रह गई। उसके ठीक सामने आर्यन की गाड़ी खड़ी थी। वो इस कदर डर चुकी थी कि हिलना तक भूल गई थी। जहां थी वहीं पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रह गई। आर्यन गाड़ी के बाहर निकला, सीने पर हाथ बांधे बिल्कुल ठंडे चेहरे के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक बर्फीली लहर थी। इन सड़कों पर कोई नहीं था सिवाय अंजलि और आर्यन के। वो धीमे कदमों से अंजलि के पास आया। अंजलि को आर्यन के भारी जूतों की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी। वो अंजलि के पास आकर रुक गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अंजलि के बाजू को इतनी बेदर्दी से दबोचा कि उसके मुंह से सिसकारी निकल गई थी। लेकिन अब आर्यन को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना चेहरा अंजलि के चेहरे के करीब लाकर दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें बाहर इसलिए नहीं लाया था कि तुम मुझे धोखा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे इतना गाफिल हो जाऊंगा कि तुम फरार हो जाओगी कि तुम फरार हो जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मुझे उस लड़के के बारे में सब पता है। क्या नाम है उसका? हाँ, विक्रम। और यह भी पता था जब तुम ड्रेसिंग रूम में गई थी तब तुम्हें एक लड़की ने पर्ची दी थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी मेरी जान कि वह मॉल मेरा है और वह पर्ची तुम तक पहुंचने से पहले मेरे पास आई थी। वहां का हर वर्कर्स मेरा वफादार है। वो एक पल को रुका, फिर और ठंडे स्वर में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की सज़ा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। उसने झटके से अंजलि को अपनी ओर खींचा और लगभग घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। बंगले तक का सफ़र अंजलि के लिए जैसे मौत का सफ़र था। उसकी हालत ऐसी थी, काटो तो बदन में लहू ना निकले। वजूद पत्थर, आंखें खामोश और आंसू भी सूख चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी आर्यन का असर इस कदर फैला हुआ है। जैसे ही दोनों बंगले पहुंचे वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बाहर लॉन में पंडित जी बैठे शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। यह देखकर अंजलि की रही सही जान भी निकल गई। यानी आर्यन पहले ही फोन पर शादी के सारे इंतजाम करने का आदेश दे चुका था। अंजलि ने डर से उसकी ओर देखा। वो बोला, हमारी शादी अभी होगी। बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें। अगर तुम खुद के लिए कैद चुन रही हो तो ठीक है, अब तुम्हारी किस्मत में यही कैद है। उसकी आवाज़ और भी कठोर हो गई। जानती हो, आज मैं तुम्हें बाहर क्यों ले गया था? अगर तुम आज मेरे साथ वफादार रहती तो मैं तुम्हें कभी भी कैद में नहीं रखता। मैं खुद तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देता, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अब इस कैद को तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। तुम्हें मेरे प्यार की ज़बान समझ नहीं आई ना, इसीलिए मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है। या तो मुझसे राजी खुशी शादी कर लो या फिर अपने भाइयों को बर्बाद होता हुआ देखना। यह कहते हुए उसने अपना मोबाइल अंजलि की तरफ बढ़ा दिया और फिर उस पर एक वीडियो प्ले कर दी।
वहां पर उसके भाइयों का चेहरा दिखाई दिया। ये उसके भाइयों की दुकान थी, जिसके बाहर आर्यन मल्होत्रा के आदमी खड़े थे, और एक इशारे पर वह उसकी दुकान की तोड़-फोड़ करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद उसके भाइयों की तोड़-फोड़ शुरू होगी। अंजलि ने बेबस निगाहों से उस जालिम इंसान को देखा था। मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्लीज ये सब मत करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आर्यन मल्होत्रा ने ठंडेपन से जवाब दिया। तो फिर अच्छे बच्चों की तरह शादी के लिए तैयार हो जाना। यह कहकर उसने अपनी एक खास नौकरानी को इशारा कर दिया। वह अंजलि को लेकर कमरे के अंदर चली गई। आर्यन मल्होत्रा ने उसे एक पैकेट दिया। वह भी नौकरानी ने अपने हाथ में ले लिया। आधे घंटे के बाद वह उसे तैयार करके नीचे ले आई थी और मंडप में बिठा दिया। कुछ ही देर का खेल था और वह पूरे तौर पर आर्यन मल्होत्रा की हो चुकी थी। शादी के बाद आर्यन मल्होत्रा उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया था और अंजलि के पांव कांपने लगे थे। उसका मन हुआ वह कह दे कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, लेकिन आर्यन मल्होत्रा के चेहरे पर फैली सख्ती देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप बेजान कदमों से उसके साथ उसके कमरे में चली आई थी। जब वह फ्रेश होकर बाहर आया तो अंजलि बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। आर्यन मल्होत्रा ने होंठ पीसकर उसे देखा। फिर वो अंजलि के पास आया। उसे एक झटके से अपने करीब करता हुआ वह उसकी गर्दन और फिर होंठों पर झुकता चला गया। उस पर अपनी शिद्दतें बिखेरता जुनूनी अंदाज में कह रहा था, यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया है। अंजलि, मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहता था। मैं तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के दीप जलाना चाहता था। उसके बाद ही तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। बहुत लंबा इंतजार किया मैंने। अंजलि एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल गिन गिन कर गुजारे थे, यह प्रार्थना करते हुए कि कोई तो पल ऐसा होगा जब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागेगी। इंतजार इतना लंबा हुआ कि पूरे 4 महीने गुजर गए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत की कोपल फूट ना सकी। मैं चाहता तो पहले दिन ही जबरदस्ती तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं यह सब कुछ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था इन खूबसूरत पलों में तुम मेरे साथ रहो, पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से। लेकिन अब मुझे मजबूरन यह सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया तुम्हें जब भी मौका मिलेगा तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी, और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा और ना ही मर सकूंगा। लेकिन जो भी हुआ खैर, उसमें मेरा ही फायदा हुआ। तुम अब मेरी हो और तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और तुम्हें मुझसे अब कोई छीन नहीं सकता। पहले भी यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो मेरे पास कानूनी हक है। मैं देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन जुदा करता है। यह कहकर उसने अंजलि की डोरियों को खींच दिया था। उसकी मुलायम पीठ पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुक गया था। ब्लाउज खुद ब अंजलि ने उफ तक नहीं की थी और ना ही खुद को छुड़ाने की कोशिश, क्योंकि वह जानती थी यह सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, इसलिए कोई भी फायदा नहीं था। वो पूरे 4 महीने से अंजलि के वजूद को सिर्फ दूर से महसूस करता था और अपने दिल को सुकून देता था। उसने कभी अंजलि पर गलत नज़र नहीं डाली थी, क्योंकि उसे पता था आज नहीं तो कल अंजलि उसकी होगी, और तब वह पूरे हक और मान के साथ उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ेगा। लेकिन आज की रात वो खुद को काबू नहीं रख पाया, क्योंकि अब तो अंजलि उसकी पत्नी बन चुकी थी। दिल से ना सही, लेकिन थी तो पत्नी ही, और वो जो अपने जज्बातों को इतने महीनों से दबाए बैठा था, आज सारे जज्बात, सारी शिद्दतें वो अंजलि पर लुटा देना चाहता था। बड़े प्यार से उसने उसका सर तकिए पर रखा। लहंगे की जिप एक झटके से खींची थी। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। आर्यन मल्होत्रा अपने दहकते नरम होठों से धीरे धीरे उसके पूरे वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ता चला गया। उसके अंग अंग पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा और उसे सिसकियां भरने पर मजबूर करता रहा। अंजलि की उंगली में अपनी उंगलियां फंसाए हुए था। उसके कांपती बंद पलकों को उसने अपने होठों से छुआ और फिर आर्यन एक झटके से उसकी नाजुकी में उतर गया। एक गहरी सिसकी थी जो अंजलि के होठों से निकली थी, और फिर दोनों की गहरी सांसें जो माहौल के एक जादू भरा असर दे रही थी। न जाने कितने महीनों का प्यासा था आर्यन, आज अंदर तक तर हो चुका था। एक गहरी सांस लेता हुआ वो खींचकर अंजलि को अपने ऊपर कर चुका था, और फिर अंजलि के सर के ऊपर अपने होंठ रखता हुआ अब वह उसे अपने सीने में भी गया। आज उसके दिल को कितना सुकून मिला था, ये तो सिर्फ वही जानता था।
जबकि अंजलि उसके चौड़े सीने पर बेदम होकर लेटी थी। जबरदस्ती ही सही, लेकिन आज उसके वजूद पर आर्यन का हक हो गया था। इसी पोजीशन में लेटे ना जाने दोनों कब नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे। यहां तक कि सुबह हो गई और सबसे पहले आंख अंजलि की खुली थी। वो अभी उसके नंगे चौड़े सीने पर सर रखे लेटी थी। रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन आर्यन ने फौरन खींचकर उसे दोबारा अपने करीब कर लिया था। उसकी तरफ करवट लेते हुए वो उसके माथे को हल्के से अपने होंठों से छू गया। लेटी रहो, कहीं मत जाओ, वो नींद में गुनगुनाया था। उसकी बाहों का घेरा तंग था। लाख कोशिश के बावजूद भी अंजलि उसकी बाहों से निकल ना सकी और फिर दोबारा से उसकी बाहों के घेरे में सिमटकर लेट गई। अगर आर्यन की मोहब्बत नॉर्मल मोहब्बत होती तो शायद अंजलि खुद को खुशकिस्मत समझती, लेकिन अंजलि के अनुसार आर्यन नॉर्मल इंसान नहीं था, वह एबनॉर्मल था। मोहब्बत किसी से ऐसे तो नहीं की जाती कि उसे अपनी कैद में रखकर उसे कैदी बनाया जाए। मोहब्बत को सामने वाले पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, लेकिन आर्यन ने अपने दीवानेपन में सारी हदें पार कर दी थीं। आर्यन की सांसों की सरसनाहट अंजलि को अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसके कान खड़े हुए थे। आर्यन, छोड़ो मुझे, ये क्या पागलपन है। पूरी रात मुझे अपनी शिद्दतों से तोड़ कर रख दिया है। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जबकि वो तो उसे खींचकर अपने सीने से बुरी तरह चिपका चुका था। फिर जरा सा ऊपर होते हुए वह उसके नरम लबों पर झुक गया और उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना अपनी मनमानियां करने लगा। आर्यन मल्होत्रा की पत्नी हो, तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि सिर्फ एक रात में ही थक जाओ। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे सहने के लिए। कहते कहते वो उसके वजूद पर अपने हाथों का स्पर्श छोड़ने लगा और उसकी इस दीवानगी को देखकर अंजलि एक बार फिर से खामोश हो गई। अब दोबारा अपनी शिद्दतों से उस पर छाता चला गया। यार, बड़ी अजीब चीज हो तुम। दिल ही नहीं भरता। ऐसा करता हूं, आज कहीं नहीं जाता। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूं। फोन करके अभी मैनेजर को बात करता हूं। बस कर दो आर्यन, अब तो शादी कर ली है ना, कहीं नहीं जा रही मैं। वो बेबस हुई थी और आर्यन एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ। वो बाथरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खुद पर पड़ी थी वह एकदम शर्म से लाल हुई थी और फिर दोबारा चादर खुद के ऊपर लपेट ली। जबकि आर्यन ने हंसते हुए चादर हटाई और उसे अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में बिठा दिया। कहो तो आगे का काम भी मैं कर सकता हूँ। जी नहीं, मैं खुद नहा लूंगी, आप जाएं बाहर। वो दोनों हाथों से खुद को ढकते हुए आंखें बंद करके चिल्लाई तो वो हंसते हुए बाहर निकल गया। अंजलि उसकी पत्नी क्या बनी? आर्यन का रवैया उससे अब एकदम बदल गया था। वो अब अंजलि की हर छोटी बड़ी बात को बहुत ध्यान से और सब्र के साथ सुनता था। अंजलि को जब भी कभी गुस्सा आता तो वह उस पर चीखती चिल्लाती या फिर उसे धकेलती तो वह प्यार से कभी उसके गालों को छू लेता, कभी कानों की लौ और कभी उसके होंठों को, और अंजलि जो गुस्से में होती शर्म से लाल पड़ जाती। उसे तो लगता था कि वह उस पर चीखेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन आर्यन ऐसा नहीं करता था। वह बहुत नरमी और प्यार से पेश आता। हर रात वह जल्दी घर आ जाता, अंजलि को अपने सीने से शिद्दत से लगाकर पूरी रात एक ही करवट पर लेटा रहता, जैसे उसे डर हो कि अगर वह जरा सा भी उससे दूर हुआ तो अंजलि हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। अंजलि जरा सा भी हिलती तो वह चौंक कर जाग जाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। अंजलि हैरान होती। उसका यह पागलपन, उसकी यह शिद्दत अंजलि के दिल में एक अजीब सा एहसास जगाने लगी थी। वो चाहकर भी आर्यन से नफरत नहीं कर पा रही थी। वो उसे बुरा भला कहना चाहती थी, उसे बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन इस मामले में वह अब पूरी तरह बेबस होती जा रही थी। और उस रात की बात है, उस रात आर्यन ने अंजलि को बिल्कुल बेबस कर दिया था। अंजलि ने उसे गुस्से में धक्का दिया, लेकिन जब आर्यन दोबारा उसके करीब आने लगा तो अंजलि का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। आर्यन मल्होत्रा की आंखें लाल अंगारे की तरह जल उठीं। वो उसे घूरता रहा, फिर अचानक जुनूनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा, दोनों हाथों से उसे थाम लिया। होंठ खुलने को थे लेकिन वह रुका, फिर एक झटके से अंजलि को छोड़ दिया। उसकी आवाज़ भारी और दर्द से भीगी हुई।
हाँ हाँ, मैं हूँ घटिया इंसान। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें खोने के ख्याल से मैं डर जाता हूँ, इतना डर जाता हूँ कि तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया। हाँ, यही है मेरा जुर्म। वो तेज़ तेज़ सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में पागलपन तैरने लगा। मैं खोने से डरता हूँ अंजलि तुम्हें, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस मुझे ठुकराने में, मुझे धिक्कारने में मज़ा आता है। तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दत नहीं दिखती, मेरी कोशिशें नज़र नहीं आती। तुम चाहती हो, हाँ, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, यही चाहती हो ना तुम? अगले ही पल वो पागलपन में अलमारी की तरफ बढ़ा। अंजलि की सांसें थम सी गईं, और जब वो पलटा तो उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। अंजलि की रूह जैसे उसके जिस्म से निकल चुकी थी। आर्यन ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रखी और उसकी आंखों के सीधे देखते हुए बुरी तरह चीखा, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत नफरत लगती है तो आओ खत्म कर दो ये कहानी, अभी इसी पल। लेकिन नहीं, रुको, मैं खुद ही तुम्हारी यह मुश्किल आज आसान कर देता हूँ। तुम्हारी तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि जीते जीतो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मरने के बाद तुम खुद ही मुझसे अलग हो जाओगी। यह कहकर आर्यन ने पिस्तौल का ट्रिगर खींचने से पहले उसे लोड किया था। अंजलि की सांसें जैसे थम सी गई थीं। उसका जिस्म पत्थर की तरह एक ही जगह पर जम चुका था। लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी नसों में जान लौटी थी, वह एकदम दौड़कर आर्यन के पास पहुंची और उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर दूर कमरे के कोने में फेंक दी। पिस्तौल दीवार से टकराकर जमीन पर गिर चुकी थी। अंजलि ने झपटकर आर्यन का कॉलर पकड़ा, उसे जोर से झकझोरते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया और रोते रोते चीख पड़ी, आप पागल हैं और मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। सुना आपने? यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रोते रोते खुद को आर्यन के चौड़े सीने से चिपका चुकी थी। आर्यन तो सांस लेना भूल गया था। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ अंजलि की सिसकियां गूंजती रहीं। फिर उसने गर्दन को धीरे से समेटा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी, हाँ हाँ, मैं हूँ पागल, तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो मेरी मोहब्बत को समझ लो ना। मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ने तक को तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उस रात ने अंजलि के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उस रात जब अंजलि मॉल गई थी, उस रात विक्रम अंजलि का इंतजार करता रह गया था। बाद में उसे मालूम हुआ कि आर्यन उसके प्लान का पता लगा चुका है और उसने अंजलि को दोबारा कैद कर लिया है। अब विक्रम का सब्र जवाब दे चुका था। वो जानता था अगर उसे आर्यन से लड़ना है तो अब यह मुकाबला खुलकर करना होगा। लेकिन उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश की। विक्रम, इस मामले में मत पड़ो। जब अंजलि का अपना भाई ही उसे मरा हुआ मान चुका है तो फिर तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? आर्यन मल्होत्रा से उलझना आसान नहीं है, लेकिन विक्रम अब पीछे नहीं हट सकता था। मैं अब आर्यन के बंगले पर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं अंजलि को उसके पास इस तरह नहीं छोड़ सकता। उसके भाई चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं उसे आर्यन के साथ नहीं रहने दूंगा। अब यह लड़ाई सिर्फ अंजलि के लिए नहीं है, यह विक्रम की अपनी पर्सनल जंग बन चुकी थी, जिसे वह हर हाल में जीतना चाहता था। लेकिन उसके माँ बाप ने एक और सवाल दाग दिया, जिसने उसे कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। अच्छा, अगर तुम अंजलि को वापस ले भी आए तो क्या करोगे? क्या उससे शादी करोगे? और क्या जवाब दोगे समाज को, जब लोग कहेंगे कि यह तो वही लड़की है जिसने कई रातें गैर मर्द के घर में गुजारी हैं? बेटा, इस दलदल में कूदोगे तो कीचड़ सिर्फ तुम पर गिरेगा। समझ लो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो हो रहा है उसे होने दो और उस लड़की को भूल जाओ। उनकी बात सुनकर विक्रम की आंखें झुक गईं और कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसने अपने पापा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात ने उसे सच में सोच में डाल दिया था कि अगर अंजलि वापस आ भी गई तो क्या विक्रम अब भी उसका हाथ थामेगा? पहले तो उसने बड़े बड़े वादे किए थे खुद से कि जब अंजलि उसे जैसी भी हालत में मिलेगी वो उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन अब तो अंजलि को घर से गायब हुए पूरे 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, और इन 4 महीनों में अंजलि के साथ आर्यन मल्होत्रा ने क्या कुछ नहीं किया होगा? क्या वह अब भी अंजलि को अपना सकेगा? क्या वो एक ऐसी लड़की का हाथ थाम सकेगा जिसने कई रातें एक अजनबी घर में एक अजनबी मर्द के साथ गुजारी हो? यह सोचकर विक्रम की रूह जैसे उसके वजूद से अलग हो गई। मैं चाहे अंजलि को अपने साथ रखूं या ना रखूं,
लेकिन मैं उसे आर्यन के पास भी नहीं रहने दूंगा। अगर अंजलि मेरी नहीं तो फिर आर्यन की भी नहीं। काफी देर तक विक्रम इसी बारे में सोचता रहा और फिर करवटें बदलने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा था। अंजलि का रवैया अब आर्यन के साथ बदल गया था। वो अब आर्यन की बातों पर जिद करती, उसे तंग करती, शरारतें करती, फरमाइशें रखती। शायद उसके दिल में भी आर्यन की मोहब्बत की एक छोटी सी कली खिलने लगी थी। उसके भाइयों ने पलट कर भी उसे नहीं देखा था। सिर्फ एक विक्रम ही था जिसने उसकी तलाश करने की कोशिश की थी। यह कोशिश भी उसके भाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे हिम्मत नहीं दी। माँ बाप के बाद वो तो घर में सिर्फ एक फालतू चीज बनकर रह गई थी, जिसके खर्चे उठाना भी उन लोगों को भारी लगता था। उसका वजूद उन सब पर बेहद भारी हो गया था। अंजलि को वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसीलिए वह आर्यन को अपनी किस्मत मान बैठी थी। और फिर आर्यन बुरा तो नहीं था, उसे चाहता भी तो बहुत था। उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। फिर कैसे वह उसके पास जाने से खुद को रोक पाती? आर्यन को लगने लगा था कि जिंदगी अब लाइन पर आ गई है, जहां उसे खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन वह नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उस दिन वह अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके घर के बाहर खड़े गार्ड का उसके मोबाइल नंबर पर उसके मोबाइल पर फोन आया था। आर्यन को हैरत का एक जोरदार झटका लगा था। पुलिस पुलिस वहां क्या कर रही है? उसने पूछा। गार्ड ने तेजी से सारी बात बता दी तो आर्यन की आंखों में खून उतर आया। जिस वक्त वह बंगले पर पहुंचा, पुलिस की भारी फौज उसके बंगले में दाखिल हो रही थी। आर्यन ने खा जाने वाली निगाहों से इंस्पेक्टर को घूरा और फिर कार्तिक की ओर देखा। फिर उसकी निगाहें अंजलि से जाकर उलझ गई, जो सहमी हुई एक कोने में खड़ी थीं। लेकिन आर्यन को घर में दाखिल होता देखकर भी वह उसके करीब नहीं आई थी। और यह देखकर आर्यन का दिल एक पल में ही डूबकर उभर आया था। कहीं यह सब कुछ अंजलि ने विक्रम के साथ मिलकर तो नहीं किया? हो सकता है वह मुझे गुमराह कर रही हो। अचानक ही उसके दिल में यह ख्याल आया था, तो वह अंदर ही अंदर जैसे टूटने लगा। अगर इस सब में अंजलि मिली हुई है तो वह आज खुद को खत्म कर देगा। उसने अपने मन ही मन में फैसला कर लिया था। फिर वो विक्रम की तरफ बढ़ा और खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरे बंगले में क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर विक्रम ने बनावटी हैरानी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? तुमने मेरी मंगेतर को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अंजलि को यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस के पास सारे सबूत हैं और मेरे एक इशारे पर तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी। आर्यन मल्होत्रा ने उसकी बात पर खामोशी से निगाहें झुकाईं और फिर उसके होंठ एक सर्द मुस्कान से फैल गए। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अंजलि को यहाँ उसकी मर्जी के बगैर रख रहा हूँ? क्या तुम पागल हो कि अंजलि मेरी पत्नी है? मैं उसे कैद करके क्यों रखूंगा? मेरे पास सारे सबूत हैं कि हमारी शादी हुई है और शादी में अंजलि की मर्जी शामिल है। और अगर तुम अंजलि को लेकर जाना चाहते हो तो मैं उससे उसकी मर्जी पूछना चाहता हूँ। अगर मैंने उसे यहाँ कैद करके रखा होगा तो वह तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही होगी तो उसका फैसला मेरे हक में होगा। इतना कहने के बाद वो रुक गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर उसने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़ी अंजलि को देखा, जो सिमटी हुई दीवार से लगी खड़ी थी। अंजलि, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उसके सवाल पर अंजलि ने सिर उठाकर आर्यन की आंखों में देखा और तभी विक्रम बोला, अंजलि, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें यह इंसान कुछ भी नहीं कह सकेगा। तुम मेरे साथ चलो इस कैद से बाहर, जहां ये खुला माहौल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये जो भी बकवास कर रहा है इसे करने दो। तुम बिल्कुल भी मत डरना। विक्रम अपनी बात कहकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर उसके कदम पत्थर के हो गए और आर्यन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। विक्रम, आर्यन सच कह रहे हैं। मैं उनकी पत्नी हूं और मैं उनके साथ अपनी मर्जी से रह रही हूं। उन्होंने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई आर्यन के पास आई थी। उसके सामने आकर उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन के दोनों हाथ थाम लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आर्यन, मैं सच कह रही हूं ना? आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? और यही वो पल था जब आर्यन की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी और अंजलि भी रो पड़ी। आर्यन ने उसे कसकर सीने से लगा लिया।
मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अंजलि, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने आज मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो उसे अपने सीने से शिद्दत से लगाए रोती हुई आवाज में बोल रहा था, जबकि उधर विक्रम का चेहरा एकदम से धुंधला हो गया था। इंस्पेक्टर ने विक्रम को देखा, जिसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। आर्यन की मोहब्बत ने अंजलि का दिल जीत लिया था। शायद वह उससे नफरत करने की कोशिश में मोहब्बत कर बैठी थी। जब विक्रम और पुलिस आर्यन के बंगले से निकल गए तो अंजलि ने धीमी आवाज में कुछ कहा और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। आर्यन ने एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सुकून जो उसकी जीत का प्रमाण था, वो मुकम्मल तौर पर उसकी हो चुकी थी। वक्त ने उसके दिल में उसकी मोहब्बत खुद ही उतार दी थी। आर्यन जीत गया था। इतनी मुश्किलों के बाद आर्यन ने आखिरकार अपनी मोहब्बत को सच्चे तौर पर पा ही लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।